हाय एवरीवन, पॉलीमर्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में नेचुरल और वल्कनाइज्ड रबर को डिस्कस किए थे। दोनों में डिफरेंस भी हम लोग देखे थे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल रबर हमने पढ़ा और सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में जो है सबसे पहले आता है नियोप्रीन। और यह नियोप्रीन एक फ्री रेडिकल पॉलीमर है क्लोरोप्रीन का। CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 एनमोल। दिस इज क्लोरोप्रीन। इसमें से IPSC नाम लिखोगे तो ये 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाई इन। और पॉलीमराइजेशन का जो सिंपल रूल है वही अप्लाई होने वाला है। पाई बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक यहाँ शिफ्ट होगा, उसी प्रकार से इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इधर जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन होकर के क्या बनना चाहिए, ये पॉलीमराइजेशन हुआ ऐसा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ रहेगा Cl का होल एन। दिस इज नियोप्रीन। मतलब जहाँ डबल बॉन्ड था सिंगल हो गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल हो गया। बस इतना सा बात हम लोग याद रखेंगे। नियोप्रीन हो गया। यह जो नियोप्रीन है सिंथेटिक रबर, यह जो नेचुरल रबर था, नेचुरल रबर कौन सा था, पॉलीआइसोप्रीन। इस पॉलीआइसोप्रीन के तुलना में जो नियोप्रीन है वह काफ़ी सुपीरियर है, ज़्यादा बेहतर होता है। और बेहतर होने के कई रीजन्स हैं इसमें। सबसे बड़ा रीज़न है कि एरियल ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है। एरियल ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। मतलब जो नेचुरल रबर होता है ना, उस रबर को वैसे ही खुले में छोड़ दोगे तो एयर के साथ उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो रबर ख़राब हो जाता है। आप ऑब्जर्व भी करना कि वैसे रबर जिसको खुला में छोड़ दो तो छोड़ देने के बाद क्या हो जाता है ना, ऑक्सीडेशन से देखोगे तो हल्का हल्का मेल्ट करने लगता है और रबर्स आपस में चिपक जाते हैं, चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो वह नेचुरल रबर है जिसका एयर के साथ ऑक्सीडेशन हो जाने के चलते चेंज हो जाता है वैसा प्रॉपर्टी। लेकिन यह जो सिंथेटिक रबर है नियोप्रीन, यह उसकी तुलना में कहीं बेहतर है। और सबसे बड़ा रीज़न इसका है कि एयर के साथ इसका ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता है। इसलिए इंसुलेटर्स बनाना हो, जैसे वायर का कोटिंग वगैरह ही करना हो तो इसके लिए यह बेहतर हो गया। गैस्केट्स बनाना हो तो भी ठीक है, या प्रिंटिंग रोलर्स वगैरह भी बनाया जाता है। प्रिंटिंग मशीन जो होता है उसका रोलर देखना तो वो जो है बना हुआ रहता है रबर से ही। लेकिन सिंथेटिक रबर जो है उसमें कॉमनली यूज होता है इसका बेहतर प्रॉपर्टी के कारण। उसी प्रकार से अगला जो इसमें इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रबर है बूना S और बूना N, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट सिंथेटिक रबर इसमें नंबर 2 में स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं, अच्छा, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बूना S इसी को बोलते हैं। यह एक एडिशन पॉलीमर ही है जिसमें मोनोमर्स होते हैं ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाइन जैसे दिस वन, (1,3) ब्यूटाडाइन स्टाइरीन के साथ, दिस वन इज स्टाइरीन। या इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो,
बेंजीन रिंग में इथाइलिन ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरिन, फिनाइल इथीन। और यह जो पॉलीमराइजेशन होता है यह होता है सोडियम के प्रेजेंस में। और पॉलीमराइजेशन के लिए बस वही रूल है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक यहाँ, फिर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक जाएगा इधर, फिर इसका डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर और एक जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यही बॉन्ड अब यहाँ करके जुड़ेगा, ऐसा CH इसमें जुड़ा हुआ यहाँ बेंजीन रिंग और फिर यहाँ CH2 का होल N, दिस इज SBr। अब इसका नाम बूना S क्यों है सो समझना। ये जो Bu है, Bu का मतलब हुआ ब्यूटाडाइन, Na का मतलब हुआ कि सोडियम के प्रेजेंस में हो रहा है और ये S का मतलब हुआ स्टाइरिन। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का पॉलीमर है, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बूना S। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। और आता है इस नाम से नहीं आएगा SBr, ऐसे बूना S लिखेगा। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का पॉलीमर, सोडियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन हो रहा है और यह SBr बन रहा है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर मतलब बूना S। और यह एक इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर है। यूज भी इसका वैसा ही है, यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स या फिर फुटवियर बनाने के लिए भी, जूता चप्पल वगैरह जो है या फिर जो टायर वगैरह होता है ऑटोमोबाइल का, तो इन सारी चीज़ों का बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसका यूज से ही दिख रहा है हम लोग का, इसका प्रॉपर्टी का यार रबर के जैसा काफ़ी लचीला और सॉफ्ट तो होगा नहीं। जो नेचुरल रबर होता था जो काफ़ी सॉफ्ट होता था, तो उस जैसा इसका प्रॉपर्टी तो रहने से रहा, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं तो टायर बनाने में और फुटवियर बनाने में इसका इस्तेमाल कभी नहीं होता। तो यह बूना S काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसी के जैसा हूबहू थोड़ा सा अंतर होगा और अगला सिंथेटिक रबर है इसमें। तो थर्ड नंबर में जिसको कि हम लोग नाइट्राइल रबर या फिर बूना N के नाम से जानते हैं। वहाँ बूना S था, ये बूना N है। क्या होगा भाई इसका पॉलीमर मतलब मोनोमर, तो वही ब्यूटाडाइन ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा इसमें एसराइलोनाइट्राइल होता है, दिस इज एसराइलोनाइट्राइल। यहाँ भी सोडियम के प्रेजेंस में ही या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होता है और काम तो वही करना है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक यहाँ, तो इधर ही आ जाएगा, ये चल जाएगा इधर, फिर इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर, ये चला गया इधर। तो क्या हो जाना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा CH2 CH CN, तो ये निकलेगा इधर, दिस इज बूना N। तो इस बार मतलब इसका वही हुआ, Bu मतलब ब्यूटाडाइन, Na मैंने सोडियम के प्रेजेंस में और N का मतलब इस बार नाइट्राइल हुआ ऐसा। तो ये बूना N और बूना S काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा कि यूज बूना S के लिए था वैसा ही यूज बूना N में भी है और है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ये बूना S और बूना N सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला कैटेगरी जो आता है इसमें पॉलीमर्स में, वह है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स
एडिशन पॉलीमर्स हमने देखा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स देखा, उसके बाद नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर। तो अब आता है क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो नाम से यह स्पष्ट है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मीन्स दोज पॉलीमर्स विच गेट डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वैसे पॉलीमर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपघटित होते हों, मतलब कहीं उसको फेंक दिए, मिट्टी के अंदर दब गया तो अपने आप गल सड़ जाएगा। तो ऐसे ही पॉलीमर को जो है हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के नाम से जानते हैं। जो सिंथेटिक रबर अभी हमने देखा, चाहे वह नियोप्रीन हो, बुना एस हो, बुना एन हो, या फिर नेचुरल रबर भी जो कुछ कुछ हैं, वे जनरली डिग्रेडेड नहीं हैं, मतलब वे अपघटित नहीं होते हैं। उनको छोड़ दोगे, जैसे पॉलीथीन की बात करें, हम लोग को पता है कि पॉलीथीन कभी गलता सड़ता नहीं है, और जब गलता सड़ता नहीं है कहीं भी फेंक दोगे तो कहीं भी फेंकने से कई तरह का उससे डेंजरस सिचुएशन ऑपरेट हो सकता है। वैसे ही छोड़ दिए तो सॉइल पॉल्यूशन, पानी में फेंक दिए तो वाटर पॉल्यूशन, जला दिए यदि उसको तो एयर पॉल्यूशन, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। यूज़ तो है, लेकिन यूज़ के बाद जब उसको वैसे कहीं भी छोड़ दोगे तो वह इन्वायरमेंट को जो है बहुत बैडली अफेक्ट करता है। पॉलीथीन वगैरह है या फिर जो नेचुरल रबर वगैरह हैं वे सभी। तो उन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए, वैसे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, तो उसके लिए कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी बनाए गए। जैसे हम लोग कैप्सूल खाते हैं, तो कैप्सूल जो खाते हैं, ऑब्जर्व करना कि वह कोट किया हुआ रहता है ना, प्लास्टिक से कवर किया हुआ रहता है, तो वह नॉर्मल पॉलीथीन या नेचुरल रबर वाला नहीं होता है। नहीं तो वो तो पेट में जाएगा तो गलेगा ही नहीं, वैसे ही अटक के रह जाएगा वहाँ, तो बीमारी ठीक क्या होगा और बीमारी बढ़ जाएगा। तो वह जो कोटिंग किया हुआ रहता है कैप्सूल वगैरह, जो दवाई हम लोग खाते हैं, वह रहता है क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो पेट में जाता है, अंदर वाटर वगैरह में घुलता है, उसके बाद वहाँ से डिग्रेड हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो फिर वैसा कोई डेंजर वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है पेट के अंदर। तो सिंथेटिक रबर का कुछ शॉर्टकमिंग्स के चलते कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी बनाए गए। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का मतलब बताए कि वैसे पॉलीमर्स जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है डिग्रेड कर दिए जाते हों, अपघटित हो जाते हों, और इन्वायरमेंट में वैसा कोई सीरियस इफेक्ट जो है क्रिएट ना करते हों। अब एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में, मतलब क्या है तो समझ गए ना, कि वैसे पॉलीमर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब कि गल सड़ जाते हैं। कैसे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंजाइम्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि एयर का ऑक्सीडेशन वगैरह के द्वारा भी अपघटित हो जाए, लेकिन वैसे ही कोई सीरियस इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा एनवायरनमेंट पे, कोई पॉल्यूशन वगैरह जैसा फैक्टर इसमें क्रिएट नहीं होता है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो सबसे पहले जैसे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, फिर को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ब्यूटायरिक एसिड का एस्टर और वैलेरिक एसिड का एस्टर, माने 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड और 5 कार्बन PHBV, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वैलेरेट, ऐसे इसको समझ सकते हो। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वैलेरेट, माने दोनों जगह हाइड्रोक्सी है तो दोनों के लिए H अलग से नहीं लिखा गया वहाँ, समझते हैं। तो CH3 CHOH CH2 COOH। अब इस COOH को आप चाहो तो ऐसा दिखा सकते हो, C=O और OH। 1 2 3 4 कार्बन का है, ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा, और इसका पोजीशन मार्क करोगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल में बीटा, तो बीटा पे OH है, दैट्स वाई बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। या इसी को IUPAC के लिए लिखोगे तो 1 2 3 4, 3 पे OH है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड।
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड ऐसे। और दूसरा जो इसमें होता है CH2 CH3, उसके बाद फिर यहाँ CH2 COOH। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी 5 कार्बन का एसिड है जो कॉमन नेम में वैलेरिक एसिड कहलाता है, या फिर IUPAC नाम लिखोगे तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। और यहाँ जो है एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होना है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, इससे भली भांति हम लोग परिचित हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अल्कोहल का H बाहर होता है, ऐसा H2O का एलिमिनेशन। उसी प्रकार से यहाँ से ही OH और इसका अल्कोहल का H निकलेगा, तो इसको बढ़िया से ऐसे लिखें, OH को कर दो इधर और CH3 को कर दो इधर, ऐसा, तो यहाँ से फिर H निकल जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो पर मॉलिक्यूल एक ही H2O निकलेगा, तो N मोल यदि इसका लेते हो, N मोल इसका भी लेते हो तो NH2O बाहर होगा, और कुछ ऐसा बन जाएगा OCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से OCH CH2 CH3 फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसा का होल N। दिस इज PHBV। ये एस्टर बन रहा है ना, पॉलीएस्टर टाइप का हो गया, देखो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ लगा है नाम में देखोगे तो AT। एस्टर का नॉमेनक्लेचर हम लोग जानते हैं कि एस्टर के नाम में AT लगता है, तो ये AT हो गया। तो इसी का पूरा नाम हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वैलेरेट, या ऐसे पूरा जो CO लगा हुआ है इसका मतलब कि दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, मतलब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। लेकिन यह जो है एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, आसानी से अपघटित तो हो जाता है, तो उसी हिसाब से इसके यूज भी होंगे। यदि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है तो यूज भी इसी के हिसाब से होंगे। तो इसका यूज बोल रहा है पैकेजिंग के लिए किया जाता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, हड्डी वगैरह से रिलेटेड, यदि पैर में कहीं फ्रैक्चर कर गया, उसके अंदर कोई पाइप डालना है, रॉड डालना है, तो लोहा का रॉड थोड़े डाला जाता है उसमें, तो ध्यान रखना है सब चीज़ को। उसके बाद इनक्लोजिंग द कैप्सूल्स, तो ये सब चीज़ जो है बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। और बताया कि कैप्सूल जो कवर किया हुआ रहता है प्लास्टिक जैसा जो होता है वह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पेट में वह जाएगा तो एक नॉर्मल जो टैबलेट होता है जो बिना कोट किए हुए रहता है, तो उसको आप पेट में लिए तो पेट में पानी है तुरंत घुल गया और जो है सो अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जो कैप्सूल है कवर किया हुआ, तो वो पेट में जब जाएगा ना तो वो कवर पहले डिग्रेड होगा, कवर वहाँ से हटेगा, उसके बाद वो दवाई अपना काम शुरू करेगा, मतलब उसमें थोड़ा समय लगेगा। और नॉर्मल टैबलेट लिए बिना कवर किया हुआ तो उसे तो तुरंत हो जाना है, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अगला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की ओर देखें हम लोग, ये हो गया PHBV। एग्जाम में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पे भी नोट्स लिखने आता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या हैं, तो नोट्स मतलब डेफिनेशन लिखोगे और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है, एग्जाम्पल में इतना बना करके नहीं दिखाना है। तो नेक्स्ट है इसका पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड मतलब हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड। यह उतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी
इधर का OH इधर का H, मतलब ओवरऑल H2O बाहर होना है। हिट करोगे तो NH2O बाहर, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, OCH2 C डबल बॉन्ड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA। उसके बाद पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो फिर यहाँ लैक्टिक एसिड लेना होगा, तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, ऐसा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, देखो ऐसा, दिस इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसको भी हीट करोगे, N मोल बाहर होगा H2O माइनस NH2O, तो यहाँ से भी OH और यहाँ से H, तो OCH CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। और यूज सबका वही है, कुछ स्पेशल सीड्स भी होते हैं जो कोट किए हुए रहते हैं, बीज किसी किसी पौधों का। तो अब वो सीड को यदि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से नहीं कवर किया जाए तो जब मिट्टी के अंदर उसको डालेंगे तब तो वैसे ही ढका हुआ रहेगा, तो फिर पौधा बनेगा कैसे बीज से। इसलिए वैसे सीड्स जो है कवर किए हुए रहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से, ताकि उसको मिट्टी के अंदर डालें तो वहाँ पहले डिग्रेड हो, वो गल जाए जो कवर किया हुआ है, उसके बाद फिर वह बीज से जो है पौधा निकलेगा। बाकी वही सब कैप्सूल वगैरह है, कुछ वैसे खाने पीने वाले चीज़ होते हैं जो पैक किए हुए रहते हैं, डायरेक्ट उनका यूज जो है लोग पैकेजिंग के रूप में ही कर रहा है। तो ये सभी बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि नोट्स लिखने आएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पे, तो उसमें से आप नोट्स लिखो। नेक्स्ट है एक नायलॉन 2 नायलॉन 6। एक पॉलीएमाइड्स में तो नायलॉन हमने पढ़ा ही था, नायलॉन 6, नायलॉन 610 और नायलॉन 6। अब है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो यह जो है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर है। ऑब्वियसली पॉलीएमाइड की कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। एनमोल, दिस इज ग्लाइसिन जो एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और उसी प्रकार से एनमोल कैप्रोइक एसिड CH2 का होल 5, इसको हम लोग पढ़ेंगे 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, या फिर इसी को पढ़ सकते हैं एप्साइलन अमीनो कैप्रोइक एसिड, कॉमन नेम है। पॉलीमराइजेशन होगा तो पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, H2O, फिर यहाँ से OH, यहाँ से H, अमाइड का फॉर्मेशन, NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH, फिर CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O, ऐसा का होल N। दिस इज नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये समझ गए ना, 2 का है कि इधर 2 कार्बन है, और 6 का है कि इधर 6 कार्बन है, 5 और 1 6 कार्बन। तो कार्बन के आधार पे यहाँ कोड लगा है 2 और 6, और नायलॉन क्यों नाम पड़ा ये सब तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये थे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का बेसिकली जो यूज है बहुत ही कॉमन, वह यूज है इसका मेडिकल फील्ड में। जैसे टाका लगाना हो, स्टिचेज वगैरह, तो वहाँ जो धागा लगाया जाता है वह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही होता है। नहीं तो नॉर्मल सा पॉलीमर रहेगा सिंथेटिक वगैरह, तो वहाँ घाव को ठीक करने के बजाय और उसको ये कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो बेसिकली जो मेडिकल फील्ड है वहाँ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज है, चाहे दवाई कैप्सूल को पैक करने में हो, या फिर स्टिचेज वगैरह जो टाका लगता है उसमें हो। तो ऐसे कई जो है बेसिक से यूज होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के। एग्रीकल्चरल मटेरियल में भी बताए कि सीड वगैरह का कोटिंग करना हो, फास्ट फूड को रैप करना हो, पैकिंग वगैरह, तो यहाँ भी जो है इसका ही यूज किया जाता है काफ़ी फ्रीक्वेंटली।
उसके बाद जो मेन पॉलीमर का टॉपिक था वो तो समाप्त होता है। अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स हमने देखे, इसमें से हर एक कैटेगरी से एक दो जो है एग्ज़ाम में पूछता ही है। सिंथेटिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, इधर कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देख लिए। अब जो है इसमें एक आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वह दो प्रकार से, कई तरीके हैं, 4 होते हैं बेसिकली, लेकिन अभी इस लेवल में हम लोग को 2 जानना है। एक नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास जिसको ऐसा डिनोट करते हैं, और दूसरा है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास जिसको MW से डिनोट करते हैं। तो बेसिक से ये 2 मेथड हैं किसी भी पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास को निकालने का। पॉलीमर में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि यह एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। तो एक नॉर्मल सा पॉलीमर का क्या मास हो सकता है, तो सारे मॉलिक्यूल के मास को मिलाने से मॉलिक्यूलर मास तो वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन उतना सबका एक एक करके मास नहीं जोड़ना है, इसके लिए अलग से मेथड्स बनाए गए हैं, कई मेथड। तो 2 अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो मान लें हम लोग कि N1 N2 N3 ये सारे नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास है M1 M2 M3। तो ये सारे हो गए मॉलिक्यूलर मास। तो एक पॉलीमर जो बना है ऐसे N1 N2 N3 से लेकर के Ni मॉलिक्यूल से, और इसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास M1 M2 M3 इस रेंज में है। तो यदि यहाँ से हम लोग निकालेंगे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा। और लास्ट में सबका इसे जोड़ देंगे नंबर से, N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐसा। तो इसी को यदि डायरेक्ट लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप, समेशन करके सिग्मा Ni Mi बटे सिग्मा Ni ऐसा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने मोनोमर्स हैं जिससे मिल करके वह पॉलीमर बना है, तो प्रत्येक मोनोमर का अपना डेफिनेट कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे अभी हमने बुना S पढ़ा, बुना N पढ़ा, अब बुना S पढ़े, तो बुना S में क्या पढ़े कि ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन है। अब ब्यूटाडाइन है तो कितना है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है। तो ब्यूटाडाइन का आपको मास पता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये भी पता है, प्लस स्टाइरिन का मास पता है, कितने मॉलिक्यूल लिए ये भी पता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टाइरिन प्लस ब्यूटाडाइन। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका निकालेंगे। वैसे ही यदि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो इसमें नंबर की बात ना करते हुए हम लोग अलग चीज़ लेते हैं। जैसे मान लें कि स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3, दीज आर मासेस ऑफ मोनोमर, नॉर्मल मास। लेकिन इसी का मोलर मास लिखेंगे तो M1 M2 M3 ये सब हो गया मोलर मास। तो नॉर्मल मास मतलब 5 ग्राम लिए, 10 ग्राम लिए ई, और मॉलिक्यूलर मास मतलब उसका फॉर्मूला से है। अब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन को आप मिला रहे हो तो एक नंबर से काउंट करोगे कि कितने मिले, और दूसरा मास से कि हाँ 5 ग्राम स्टाइरिन मिलाए या 5 ग्राम ब्यूटाडाइन मिलाए, ऐसे करके। तो यहाँ से यदि निकालोगे फिर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो फॉर्मूला हो जाता है M1 M1, M2 M2, फिर M3 M3, नीचे सब में प्लस हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे। इसी को डायरेक्ट लिखोगे तो MW बराबर सिग्मा Mi बटे सिग्मा Mi। देखो अब जो हम लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है
वह निकलता कैसे है, तो इसको लिख सकते हो गिवन वेट बटे नंबर। तो यहाँ से यदि गिवन वेट mi को लिखोगे तो ni इंटू mi लिख सकते हो। तो इस हिसाब से ज़रा इसको पुट कर दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्मॉल mi की जगह हो जाएगा कैपिटल ni mi, और पहले से mi है, फिर नीचे भी हो जाएगा ni इंटू mi। तो ये mi मिल करके स्क्वायर हो जाएगा, तो mw इक्वल टू हो जाएगा ni mi का स्क्वायर, सिग्मा है यहाँ समेशन, और नीचे सिग्मा ni mi। मतलब अभी दोनों को मिलाओगे तो हुआ क्या है कि यहाँ जो केवल मोलर मास था सिंपली mi, अब वही वहाँ mi का स्क्वायर बना हुआ है। सेम चीज़ जो है यहाँ mi का स्क्वायर बना हुआ है। तो mi का स्क्वायर बना हुआ मतलब यहाँ जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा mw, यह जनरली ज़्यादा होगा mn से। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास जनरली ज़्यादा होगा किससे, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से। अब इसी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास के आधार पर जो है एक टर्म होता है इसमें पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI, यही दोनों से रिलेटेड जो है इसमें एक टर्म है, और वह टर्म क्या है, तो वह है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। शॉर्ट में इसको हम लोग PDI लिखते हैं, और है क्या, तो PDI इज़ द रेशियो ऑफ mw बटे mn, इसका रेशियो है। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का रेशियो कहलाता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। यदि यह mw बराबर हो जाए mn का, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो PDI हो जाएगा कितना, 1, और जब PDI 1 आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे, PDI 1 आ जाने से जो है इसको हम लोग बोलेंगे मोनोडिस्पर्स पॉलीमर। तो जनरली जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उन नेचुरल पॉलीमर का जो PDI वैल्यू है वह 1 के आसपास होता है। लेकिन वही यदि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो नंबर एवरेज से, तो इस केस में जो PDI का वैल्यू है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और PDI का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाने का मतलब हो गया कि ये मोनोडिस्पर्स नहीं कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे पॉलीडिस्पर्स। पॉलीडिस्पर्स तो जो नेचुरल रबर होते हैं उन नेचुरल रबर के लिए या रेशियो आप निकालोगे तो 1 से ज़्यादा आता है, सॉरी नेचुरल नंबर है, सिंथेटिक रबर के लिए। तो नेचुरल पॉलीमर के लिए PDI 1 हुआ, लेकिन जो सिंथेटिक पॉलीमर है या जो सिंथेटिक रबर है उसके लिए जो PDI का वैल्यू जनरली 1 होता है। तो सिंथेटिक पॉलीमर पॉलीडिस्पर्स हुए और नेचुरल पॉलीमर जो है मोनोडिस्पर्स हुए। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इधर टच नहीं करता है, लेकिन फिर भी आसान सा कंसेप्ट था तो हम लोग समझ गए। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास फिर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास दोनों का रेशियो PDI, और इस PDI का वैल्यू 1 हो तो मोनोडिस्पर्स जो बेसिकली नेचुरल पॉलीमर होते हैं, और 1 से ज़्यादा हो तो पॉलीडिस्पर्स जो बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। तो इस तरह से यह जो पॉलीमर चैप्टर था पूरी तरह से समाप्त होता है। यदि आप इसको बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप बस पॉलीमर और उसका मोनोमर को याद रखो, अलग अलग आधार पे जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना होगा। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो फिर सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना होगा। तो ठीक है, आज लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।